नमस्कार। अब मैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पाठ विश्लेषण का दूसरा हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले हिस्से में आपने देखा, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मुक्तिबोध की कविता की शुरुआत कैसे होती है, उनकी कविता का चरित्र कैसा है, कौन कौन सी बात उस कविता में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल करके सामने आती है। अब मैं सीधे पाठ पर आता हूँ। पिछले ये जो कविता है अंधेरे में, ये कविता कुल 8 खंडों में विभाजित कविता है और 8 खंडों में विभाजित कविता में लगभग 1207 पंक्तियाँ हैं। तो एक लंबी कविता के हिस्से से कुछ हिस्से, लंबी कविता के कुछ हिस्से मैं आप लोगों के सामने पाठ के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं उन पाठों को आपके सामने रख सकूं जिससे कविता की जो एक ऑब्जेक्टिव कोहेरेंस है, कविता का एक वस्तुनिष्ठ आंतरिक संगतता जो है कविता की, वो आपके सामने आ सके। मुक्तिबोध की ये कविता जिस द्वंद्व और बेचैनी से निकलती है, उस द्वंद्व और बेचैनी का साक्षात्कार आपको हो सके। अभी मैंने आपको बताया कि अंधेरे में कविता की शुरुआत कैसे होती है और उसका जो शुरुआती हिस्सा है जिसमें वे अपने परम अभिव्यक्ति की उस तलाश में रक्तालोक स्नात पुरुष तक पहुंचते हैं, वहां तक कविता के हिस्से आपके सामने हो चुके थे। कविता का जो तीसरा हिस्सा है, इस पूरी कविता में अगर देखें तो आप 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति की तलाश, पूर्ण अभिव्यक्ति की तलाश, और दूसरा है मृत्युदल की शोभा यात्रा, तीसरा है सैनिक शासन या फासिस्टी निज़ाम, और चौथा जन क्रांति की शुरुआत। अगर इस पूरी कविता को 4 हिस्सों में अगर देखें तो आपको इस कविता की पूरी एक संरचना आपको समझ में आएगी। संरचना में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का प्रयोग किया, स्वप्न चित्र का प्रयोग किया और स्वप्न चरित्रों के माध्यम से वो अपने समय की या संभावित यथार्थ की बहुत गहरे स्तर पर सूक्ष्मता के साथ वह उसकी पहचान कर सके हैं और इसको इस कविता में उन्होंने संजोया है। दूसरे पाठ के बाद मैं जो दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से में मुक्तिबोध की बेचैन जो मन है, एक द्वंद्व जो है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा, वो रहस्यमय व्यक्ति जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, उसके संदर्भ में जहाँ पर दूसरा खंड खत्म होता है, वहाँ पर बात आती है कि रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वो निकल गया है गाँव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है। यहाँ दूसरा खंड खत्म होता है। तो वो कहाँ निकल गया है? मुक्तिबोध कह रहे हैं कि वो गांव गया है, वो शहर गया है। यानी कि जिस परम पूर्णतम अभिव्यक्ति की तलाश मुक्तिबोध को है, वो सार्वजनिक जीवन में चला गया है। खुद से निकल करके, आत्मचेतस से निकल करके वो विश्व चेतस का हिस्सा बनने चला गया है और उस विश्व चेतस हिस्से के उस संरूप को आपको तलाशना है। तो रात का पक्षी कहता है, यहाँ एक नाटकीयता है। मुक्तिबोध की समूची कविता एक प्रकार से कह लीजिए कि नाटकीय कौशल से ओतप्रोत कविता है ये। इसके बाद तीसरा खंड आता है और ये तीसरा खंड बेहद महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इसी खंड में पहली बार वो जो जुलूस है, जो विचित्र प्रोसेसन है, उसका साक्षात्कार होता है। यहीं पर पहली बार तौलस्ताय आते हैं और ये दिलचस्प है कि इस पूरी कविता में जिन व्यक्तियों को, जिन महान पुरुषों को उन्होंने याद किया, उनमें से एक तौलस्ताय हैं, तिलक हैं, गांधी हैं। ये 3 महत्वपूर्ण चरित्र जो उन्होंने इतिहास से उठाए हैं और उनका वो जिक्र करते हैं। कविता का हिस्सा है
कि हाय हाय तालस्ताय, मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते, शायद तालस्ताय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतर धागे का आखिरी छोर वह, अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा शायद तालस्ताय नुमा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक कवि को तालस्ताय ही क्यों याद आते हैं। क्या संदर्भ बन सकता है तालस्ताय का? तालस्ताय ने जिस तरह से अपने रचनात्मक कार्यों में या अपनी रचनाशीलता के भीतर जिस विश्व मानवता को संयोजित किया, वो गहरे रूप से मुक्तिबोध को प्रभावित करता है, वो गहरे रूप से गांधी को भी प्रभावित करता है। तो तालस्ताय और तालस्ताय नुमा, तालस्ताय और तालस्ताय जैसा आदमी, वो कहते हैं कि शायद ये जो मेरा जो अनलिखा उपन्यास है, शायद उसका केंद्रीय संवेदन हो। तालस्ताय के बारे में एक थोड़ा सा रुक करके मैं यहाँ चाहूँगा कि तालस्ताय के बारे में आप थोड़ा सा जानें। तालस्ताय ने वार एंड पीस लिखी, तालस्ताय ने अन्ना करेनिना लिखा, पुनरुत्थान लिखा, और उनका वो मशहूर वाक्य कि सभी सुखी मनुष्य एक जैसे सुखी हैं और सभी दुखी मनुष्य अलग अलग कारणों से दुखी हैं। तो ये जो सुख और दुख के बीच की जो द्वंद्वात्मकता है, उसको तालस्ताय ने अपनी रचनाओं में उकेरा। कहा यह भी जाता है कि तालस्ताय बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े सामंत थे। किसी ने तो ये लक्ष्य किया कि वो हजारों दासों के मालिक थे, लेकिन अंत में उन्होंने लगभग अपनी सारी ज़मीन उन ज़मीनों पर काम करने वाले जो किसान थे, जो दास थे, उनके नाम उन्होंने कर दी। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए, ये तालस्ताय ने लिखा था। तो ऐसे में तालस्ताय का याद आना ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक प्रकार से विश्व मानवता की ऊष्मा है और मानवता के उस विराट और विभ्राट स्वरूप को मुक्तिबोध अपनी कविताओं के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। आखिर एक लेखक यही तो करता है, एक कवि यही तो करता है कि वह एक बेहतर दुनिया के निर्माण के सपने देखता है। तो उसमें जो भी हमारे महान पुरुष हुए हैं या लेखक हुए हैं, उनका रेफरेंस आना, उनका याद आना स्वाभाविक है। तो ये तालस्ताय पहली बार अंधेरे में तीसरे खंड में आते हैं। इसी खंड में एक और जो एक जगह मुक्तिबोध कहते हैं कि ये एक परिदृश्य बनता है कि एक जुलूस चल रहा है, एक शोभा यात्रा निकल रही है, और ये शोभा यात्रा क्या है? किसी मृत्यु दल की है। ये जो मृत्यु दल की शोभा यात्रा है, ये किसकी है? ये आप कह सकते हैं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले, उसको मरण के कगार पर ले जाने वाले लोगों की एक ऐसी जमात है, ऐसे बेचेहरे प्रेतों का दल है जो पूरी मनुष्यता को, जो पूरे समाज की मानवीयता को, उसकी संवेदनशीलता को, उसके जनतांत्रिक अधिकार को नष्ट कर रहा है। तो ये मृत्यु दल की शोभा यात्रा एक प्रकार से कविता के तीसरे खंड का केंद्रीय विषय है। कविता का हिस्सा देखें। विचित्र प्रोसेसन, गंभीर क्विक मार्च, कला बत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिर रूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, आंतों के जाले से उलझे हुए बाजे वे दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत स्वर्ण तरंगे। तो ये विचित्र प्रोसेसन है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले जैसे दल में कौन है? कला बत्तू वाले काली जरीदार ड्रेस पहने हुए लोग जो बाजा बजा रहे हैं। तो ये यहाँ से चलता है, और उसके बाद फिर मुक्तिबोध कहते हैं कि लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के। वो जो दल चल रहा है, आप देखें, ये जो दल है,
ये एक प्रकार से व्यवस्था का दल है, सत्ता का दल है। ये मनुष्यता के बरक्स ऐसे लोगों का दल है जो उसे ध्वंस करने के लिए निकले हैं। तो कभी कोई लगता है कि आखिर इसमें पत्रकार कैसे? तो ये पत्रकार, पूंजी, सत्ता, ये जो पूरा गठजोड़ है, पूरा जो नेक्सस है, ये जो पूरी दुरभिसंधि है, इसको मुक्तिबोध अपनी इस कविता में रेखांकित करते हैं। बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में, उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदजाप तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल मोर्टार, आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस, भयावना सैनिकों के पथराए चेहरे। आप देख रहे हैं कि पूरा उस प्रोसेशन में टैंक दल है, मोर्टार है, आर्टिलरी है। जैसे कोई फौजी हुकूमत समाज में पहुंचती है, देश में किसी जगह शासन पर कब्जा करने के लिए जैसे निकलती हो, वैसे ये पूरा दल है। फिर उसके पीछे क्या? कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कुलतारी भैरव भयानक। ये पूरा एक खाका है, एक पूरी डिटेलिंग है इस पूरे मृत्यु दल के शोभा यात्रा की, जिसको मुक्तिबोध लिख रहे हैं। और ये निकले क्यों हैं? ये निकले हैं एक प्रकार से समूची मानवता के विरुद्ध। ये पूरा दल है। यहाँ जियोग्राफिया को भी समझना बहुत जरूरी है। ये भारत भी हो सकता है, ये दुनिया का कोई भी हिस्सा हो सकता है। आखिर मुक्तिबोध ने सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा जो विश्व युद्ध था, उसकी उस भयावहता को, उस फासिस्टी चेहरे को वो देख चुके थे। फिर एक जगह वो कहते हैं कि कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि उनकी कविताएं पढ़ी थीं। इसका मतलब ये है कि केवल मिलिट्री के लोग नहीं हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। ये पूरा जो संदर्भ है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? यानी कि सत्ता के साथ, व्यवस्था के साथ, इस शक्ति के साथ, इस दुरभिसंधि में शामिल जो लोग हैं, उनमें कौन लोग हैं? उनमें आलोचक हैं, उनमें विचारक हैं, उनमें जगमगाते कविगण हैं, और यहाँ तक कि शहर का जो सबसे ज़्यादा नामी गिरामी बदमाश है, जो गुंडा है, वो डोमाजी उस्ताद भी शामिल है। यानी कि व्यवस्था और हत्यारे एक साथ हुए, इन दोनों का गठजोड़ है। किसके विरुद्ध है गठजोड़? ये कविता, जैसे मैंने कहा, कई अर्थों में खुलती है। ये गठजोड़ जनतंत्र के खिलाफ हो सकता है, जनता के खिलाफ हो सकता है, समाज के खिलाफ हो सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हो सकता है, मुक्ति के खिलाफ हो सकता है। मुक्तिबोध ने एक जगह कहा है, मुक्ति कभी अकेले में नहीं मिलती, वह है तो सबके साथ है, अन्यथा नहीं है। तो ये जो मुक्ति है, आज़ादी के बाद भी मनुष्य जो है अपनी मुक्ति, अपनी स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति को बचाए रखने की जो एक सतत जो उसकी कोशिश है, उस कोशिश पर जो भयानक आक्रमण है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मुक्तिबोध उसका एक पूरा खाका आपके सामने खींचते हैं। यहाँ तक कि एक जगह वह कहते हैं कि जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की, हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठकर मिलती करती हुई षड्यंत्र, विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। अब यहाँ कविता एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो रात के अंधेरे में ये जो मृत्यु दल निकल रहा है, इसमें जो तमाम अक्सर कभी कभी ये लगता है कि हर बड़े फैसले जो मनुष्य, संस्कृति और समाज के खिलाफ होते हैं, वो आधी रात में लिए जाते हैं। कभी कह भी रहा है
कि हर रात जुलूस में चलती ये जो गहन मृत आत्माएँ हैं इस नगर की, जब मैं देखता हूँ कि वही दिन के उजाले में इसी पूरे मनुष्य और इसी समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र में मुब्तला हैं। वो कार्यालयों में बैठ करके मनुष्य की मुक्ति के सपने नहीं, बल्कि मनुष्य या समाज पर शासन कैसे किया जाए, इसका षड्यंत्र वो रचती रहती हैं। यहाँ पर आकर के खंड 3 समाप्त होता है और उसके बाद खंड 4 शुरू होता है। और एक प्रकार से इस खंड 4 में ये जो दल अभी तक जा रहा था, वो दल क्या करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है। इसमें बात आती है कि सेना ने घेर ली है सड़कें, बुद्ध की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। तो अब सेना जो है ने घेर ली है सड़कें। ये जो सेना निकली है, ये सड़कों के घेरने के लिए, लोगों को डराने के लिए, समाज पर कब्जा करने के लिए। ये सब क्या है? किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। मुक्तिबोध बताते हैं ये सब क्या है। ये क्या है? किसी जनक्रांति के दमन के निमित्त ये मार्शल लॉ है। हम प्रायः जो सरकारें होती हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, इस बात के बहुत सारे प्रमाण हम देखते हैं कि वो आवाज़ को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के मिलिट्री शासन का उपयोग करते रहे हैं। और मुक्तिबोध यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, किसी जनक्रांति के दमन के निमित्त है यह सब। तो ये एक ऐसा कह लीजिए कि भाव है, एक ऐसा सच है, एक ऐसा यथार्थ है जिसे मुक्तिबोध हमारे आपके सामने रखते हैं। और ये जो उनका रखना है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक कवि न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले भावी समयों का भी एक खाका आपके सामने प्रस्तुत करता है। उसकी कविताएं प्रसंग और अर्थवान इसीलिए बनी रहती हैं कि वो एक प्रकार से उस आने वाले खतरों का एक सहज अनुमान लगाता है। एक दिशा जो इस जनतंत्र की होनी है या होने वाली है, इसका स्वरूप कैसे बदल सकता है, उस आशंका, उस खतरे की तरफ हमारा ध्यान वो आकृष्ट करता है। वो कहता है आगे चल करके इसी खंड में, फिर वो एक जगह उसको एक ऐसा आदमी मिलता है, कोई एक सिरफिरा पागल। प्रायः समाज में सिरफिरे लोग आशन और बेचैन ऊष्मा से लबरेज लोग हैं, जिनकी संवेदनशीलता कह लीजिए कि भी मरी नहीं है, जो बेहतर समाज के सपने देखते हैं, जो पीड़ित महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। प्रायः हम उनको सिरफिरा और पागल कह करके संबोधित करते हैं। और मुक्तिबोध को वो जहाँ पर ये पागल और सिरफिरा व्यक्ति आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस कविता में आता है, वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरंभर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचार के बन गए बिस्तर, दुख के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। तो वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये एक प्रकार से मुक्तिबोध न केवल ये अपने से सवाल कर रहे हैं, कवि का सवाल जो खुद भी होता है, वो एक प्रकार से उस कवि परंपरा में शामिल जितने भी बौद्धिक हैं, जितने भी चिंतक हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं, ये प्रश्न उनसे भी है। तो ये अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, इस हिस्से में बार बार जो है वो रिपीट होता है। ये जो रिपीटेशन है, ये जो पुनरावृत्ति है, ये जो बार बार आना है, ये उस सैद्धांतिक सवालों से मुठभेड़ करना, उस सैद्धांतिक सवालों से रूबरू होना, उसको बहुत ही इंटेंसिफाई रूप में स्वीकार करना, ये मुक्तिबोध का यहाँ पर उद्देश्य है। वो एक जगह कहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ये एक प्रकार से
बौद्धिकों पर, कलाकारों पर, चिंतकों पर, कवियों पर ये सवाल है कि तुमने लिया तो बहुत कुछ देश से, लेकिन क्या दिया, ये गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। फिर मुक्तिबोध कहते हैं, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा की माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्ते को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले। तो ये जो जनमन करुणा सी माँ है उसको आपने हकाल दिया, यानी कि करुणा जो एक प्रकार से किसी भी समाज को बनाने में करुणा का बहुत बड़ा रोल है। आप कल्पना करेंगे अगर किसी व्यक्ति के भीतर से करुणा नाम का जो तत्व है वो गायब हो जाए तो वो कितना भीतर से बर्बर हो जाएगा। और ये बर्बरता, ये जो मृत्यु दल की शोभा यात्रा है, ये जो फासिज्म की आहट है, उसको उसी रूप में मुक्तिबोध यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और ऊपर की लाइन में जब वो कहते हैं, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, यानी कि जो पिता लोक के हित के लिए, लोक के हित रूपी पिता, लोक के हित के लिए जो पिता काम कर रहा है, आप गांधी को भी याद कर सकते हैं। यहाँ गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, आगे चल करके गांधी का जिक्र आता है। तो आपने एक प्रकार से गांधी के सिद्धांतों को त्याग दिया। और गांधी का सिद्धांत क्या है? गांधी का सिद्धांत कि उसकी एक बहुत बड़ा उसकी जो है वो बुद्ध की करुणा से आप्लावित तो है ही, अहिंसा है उसमें, लेकिन उसमें अंतिम व्यक्ति के हित की चिंता है गांधी के सिद्धांत में। तो आपने क्या किया? आपने अपनी सत्ता और व्यवस्था से अंतिम व्यक्ति की चिंता को निकाल दिया। तो लोकहित पिता, जो लोक के कल्याण के लिए जो मार्ग सुझाए गए थे, उसको आपने भुला दिया। ये मुक्तिबोध का सवाल है। और यही नहीं, एक जगह इसी खंड में एक जगह वो सुनहशेप का जिक्र करते हैं। और वो सुनहशेप का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि ये जो सिरफिरा व्यक्ति है जो ये ऐसे सवाल करता है, वो एक प्रकार से इस मिथकीय चरित्र के माध्यम से उसकी आसन्न बेचैनी को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं मुक्तिबोध। सुनहशेप ऐत्रेय ब्राह्मण में एक पात्र है, एक चरित्र है, जिसके पिता अजीगर्त जो उनके पिता हैं, उन्होंने 100 गायों के बदले अपने मझले बेटे सुनहशेप को बलि के लिए दे दिया किसी को। ये है इस व्यवस्था का, इस परंपरागत व्यवस्था का एक रूप। तो आपने क्या किया कि एक ऐसे वैदिकृत सुनहशेप के साभ्रष्ट पिता अजीगर्त समान ही व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता है। रात में पागल था, दिन में सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। तो वो सुनहशेप की तरह है, वो जो सिरफिरा पागल है। तो पूरी कविता में आप देख रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जहाँ पर सिरफिरे पागल की बात आती है, उसका जिक्र यहाँ पर वो खत्म होता है और उसके बाद से कविता बदलती है। कविता 5वें के बाद छठे हिस्से में, और छठे हिस्से के बाद छठा हिस्सा जो कविता का है वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कविता में पहली बार तिलक का जिक्र आता है। तिलक के मायने क्या हैं? ये जो आज़ादी है कि पूर्ण स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात सबसे पहले तिलक ने कही, और जिसे 1930 में जो आज़ादी के संघर्ष में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसे स्वीकार किया। तो तिलक अब आज़ादी के बाद और नेहरू का आना और उसके बाद पूरे जनतंत्र के विकास में तिलक का याद आना कवि को स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक प्रकार से सभ्यता समीक्षा भी है। क्योंकि भारत ने अपने लिए, अपनी शासन पद्धति के लिए जिस व्यवस्था को चुना है वो जनतंत्र है, और इस जनतंत्र की पहली बड़ा स्वप्न देखने वाले तिलक थे। तो तिलक उनको याद आते हैं। लेकिन तिलक की जो पाषाण मूर्ति है, तिलक की पाषाण मूर्ति है निःसंग स्तब्ध जड़ी भूत, देखता हूँ उसको परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती। तो तिलक की पाषाण मूर्ति है निःसंग। तिलक लगभग पाषाणवत खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा हो और आज़ादी के बाद इस बनते हुए भारत को जब वो उनकी आत्मा देख रही है, कवि ये कल्पना करता है, तो वो वहाँ पर
एक पाषाणवत दिखाई दे रहे हैं, तो पाषाण पीठिका हिलने लगती है। इसी क्रम में वो कहते हैं कि उस मूर्ति के भव्य ललाट से रक्त रिस रहा है। अब आप देखें, भव्य तिलक की मूर्ति के भव्य ललाट से रिसता हुआ जो रक्त है, वो मूलतः देखे गए स्वप्नों या देखे गए सपने और उस सपनों की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है हमारी जनतंत्र, उस जनतंत्र के माथे से वो रक्त रिस रहा है। आप इस पाठ को इस रूप में भी याद रख सकते हैं। और अंत में, जैसे इस खंड के अंत में गांधी आते हैं, और मैंने कहा बार बार कि कई बार मुक्तिबोध अपनी कविता में गांधी का बहुत गहरे अर्थों में जिक्र करते हैं। गांधी उनको कैसे मिलते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ पर उसको देखा जाए। पाठ है कि मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ, सामने मेरे सर्दी के बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे, कांप रहा हिल रहा, वो मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, बाल बिखरते चीखते हैं, कान की फिर मुँह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। तो ये गांधी का प्रारंभिक रूप है कि बोरा पहन करके गांधी वहाँ पर एकदम हिलते डुलते कांपते हुए, यानी कि गांधी का जो सपना था, जिस भारत का, जिस जन का, वो जन कैसे है, वो एकदम बोरे में, यानी कि एक प्रकार से गांधी के स्वप्नों को भी कहीं न कहीं जनतंत्र के विकास से किनारे किया गया। और गांधी को किनारे करने का मतलब है भारत की जो अधिकांश जनता है, जो गांवों में रहने वाली जनता है, उसके सपनों को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया। कब ये कहना चाहता है, तो मुक्तिबोध कहते हैं कि वो मुख कैसा हमको लग रहा है जो उस बोरे में बंद है, वह मुख, अरे वह मुख, वह गांधी जी, इस तरह पंगु, आश्चर्य। नहीं, वे जांच पड़ताल सुराग्रसी सी कुछ करते हैं चुपचाप रूप बदल कर। तो ये जो गांधी का रूप, इस तरह पंगु, आश्चर्य, तो ये एक प्रकार से मैंने कहा कि गांधी के सपनों को किनारे करना है। और उसके बाद से फिर आता है कि गांधी जी कहते हैं उस व्यक्ति को, काव्य नायक को, कि वो मूर्ति, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अतिदीन हो जाता हूँ, पास की बिजली का झटका कहता है भाग जा हट जा, हम है गुजरे हुए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। गांधी कहते हैं कि हम तो गुजरे हुए जमाने के व्यक्ति हैं और तुम्हें आगे बढ़ना है, किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटे वैसे ही शब्दों में गुरुता, वे कह रहे हैं दुनिया न कचरे का ढेर, कि जिस पर दाने को चगने चढ़ा कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। तो ये दुनिया कोई कचरे का ढेर नहीं है जिस पर कोई व्यक्ति चढ़ करके बांग देगा और वो मसीहा बन जाएगा। गांधी की ये चेतावनी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गांधी के कंधे पर एक शिशु आता है और एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य, अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस दुष्ट पुरुष ने कहा था तब, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मुक्तिबोध की चिंता उस मनुष्य की है, उस शिशु की है जो इस जनतंत्र में नया नया जन्म ले रहा है। गांधी कहते हैं यहाँ पर संभालना इसको, सुरक्षित रखना। ये जो संभालना है, सुरक्षित रखना है, ये इस कविता की बुनियादी चिंता है। और ये कविता, जैसे मैंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण कविता है, और आगे चल कर के इस कविता में कई बार वो कहते हैं कि कविता में कहने की आदत नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये एक प्रकार से पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, फासिस्टी या सैनिक तानाशाही, मृत्युदल की शोभा, इन तमाम सारी चीज़ों के प्रति एक ठोस प्रत्याख्यान है ये कविता। अंधेरे में कविता निश्चित तौर पर आधुनिक हिंदी कविता की एक चरम उपलब्धि है। इसको हमें इसी रूप में देखना होगा। धन्यवाद।